दोस्तों ये बात तो जग जाहिर है, मोहम्मद मुइज़ू तो सुधर चुके हैं। उनके बाद जानते हैं अगला नंबर किसका है। दोस्तों ये है मोहम्मद यूनुस का। दोस्तों दरअसल मोहम्मद यूनुस ने एक बंगला अखबार प्रोथोमालो उसको एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने भारत के ऊपर काफी कुछ टिप्पणियां की हैं, जिसमें अगर आप देखें तो इसको इंडिया में भी कवर किया जा रहा है हमारे अखबारों में, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है भारत हमसे नाराज है, पर हम क्या करें, भारत के बिना बांग्लादेश का गुजारा भी नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पे यही लाइन आपको एज इट इज ट्रिब्यून नाम के अखबार में भी देखने मिल रही है। नो ऑल्टरनेटिव टू क्लोज टाइज विद इंडिया, मोहम्मद यूनुस ऐसा कह रहे हैं। दोस्तों लेकिन अगर आप देखें तो ये सुधार आना तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो भारतीयों ने भी कमर कस के रखी है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो मोहम्मद मुइजू की तरह आपको बहुत सारे बुरे दिन देखने हैं और फिर जाके शायद आपका भी हृदय परिवर्तन होगा। दरअसल दोस्तों दोनों में ही काफी ज्यादा अगर आप देखें तो एक सिमिलैरिटी आपको देखने मिलेगी, फिर वो मोहम्मद मुइजू हो या मोहम्मद यूनुस, दोनों के दोनों ही एक प्रकार से जो कट्टरपंथी हैं उनको मजबूत किए हैं। और जैसे बांग्लादेश में तो आपने देखा किस प्रकार से कम्युनल अटैक भी हुआ, बांग्लादेशी हिंदूज किस प्रकार से अगर आप देखें तो किस प्रकार के जद्दोजहद से वो गुजरे हैं। उसके बाद एक तरफ तो कट्टरपंथियों को दोनों का ही सपोर्ट था, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दोनों ही भारत को बैलेंस करने के लिए कुछ फॉरेन प्लेयर्स के साथ कुछ भारत को बैलेंस करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किए। अगर आप मोहम्मद मुइजू की बात करें तो वो शी जिनपिंग को लाना चाहे और मोहम्मद यूनुस ने यही कार्ड अमेरिका के साथ खेला है। अब हालांकि मोहम्मद मुइजू तो चुन के आए थे, मोहम्मद यूनुस तो वो भी चुन के भी नहीं आए हैं, ये तो बस और बस पैराशूट ड्रॉप, इनका पैरा ड्रॉप इनको किया गया है अमेरिका के द्वारा। लेकिन दोस्तों मोहम्मद मुइजू तो अब सुधर चुके हैं, आपको मालूम ही है। उन्होंने भारत से जब उनके यहाँ आर्थिक विषमताएं आई तो उनको समझ आ गया, काफी प्रयास किया, दुनिया भर घूमे, जगह जगह गए कि कोई मदद करे, लेकिन जब मदद नहीं मिला तो फाइनली भारत से ही इन्हें मदद मिली। और उसके बाद जहां से रिश्ते शुरू हुए थे अब वापस जैसे घड़ी उल्टी चलती है कुछ वैसे ही घड़ी उल्टी चली है और अब वापस सब कुछ वैसा ही। आप देख सकते हैं 8 अक्टूबर का न्यूज है, मुइजू ने अग्री किया कि इंडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म्स मालदीव्स में डिप्लॉय करे। इनका तो चुनाव का मेन मुद्दा ही यही था, वो बात अलग है। आज मुइजू को मालदीव्स में अपोजिशन के द्वारा उनके ऊपर मॉक किया जा रहा है उनको कि ये तो हम कर ही रहे थे, इसी को तो हटाने आप आए थे और आज आप वापस वही कर रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, आर्थिक विषमताएं कुछ ऐसा ही दिन दिखाती हैं। दोस्तों वैसी ही आर्थिक विषमताओं की बात करें तो बांग्लादेश में भी आपको कुछ वही दिख रहा है। आप देख सकते हैं 29 अगस्त की बात है, रिवॉल्यूशन खत्म हो गया, आंखें खुलनी शुरू हो रही हैं और ढाका ने कहा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी 8 बिलियन लोन दे दें। अब 8 बिलियन लोन लेने से हालांकि इनको मिल गया है, अभी यूएस गए और उसके बाद सारे लोन वोन आईएमएफ से इनको मिलने शुरू हो गए, लेकिन 8 बिलियन लोन देने से आर्थिक विषमताएं खत्म नहीं होंगी। प्रॉब्लम तो आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में है और उसमें जिस प्रकार से आप भारत के ऊपर निर्भर करते हैं, यदि आप भारत को ही काटने का प्रयास करेंगे तो हमसे मदद तो भूल जाइए। इकोनॉमिक क्राइसिस तो आपके यहाँ शुरुआत है इसकी, और आपने स्वयं प्रेडिक्ट किया है इन्हीं के इकोनॉमिस्ट ने कि 2026 आते आते बांग्लादेश के लिए समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद यूनुस ने भारत की तरफ अब कुछ देखना शुरू कर दिया है, मानो जैसे इनकी आंख अब खुलनी शुरू हो गई है। क्या हुआ है, मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा है इस इंटरव्यू में, आइए जरा डिटेल में देखते हैं। इनके सुर अब बदल रहे हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। लिमिटेड पीरियड के लिए हमारा ये ऑफर है, 24,999 रुपए में आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, सारे ही लेक्चर्स विद पीपीटी और पीडीएफ मिलेंगे। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, ये नंबर है, इस पर आप कॉल करें यदि आपको ईएमआई ऑप्शंस के बारे में जानना है। याद रखिएगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की सिलेबस आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों हुआ क्या है, दरअसल अगर आप देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्तों की बात करते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि इन रिश्तों को बिल्कुल घनिष्ठ होना चाहिए। दोस्तों याद कीजिएगा यही मोहम्मद यूनुस हैं, इन्हीं के जो होम मिनिस्टर, एक्टिंग होम मिनिस्टर हैं, उनकी बात करें तो वही कह रहे थे
कि भारत और बांग्लादेश में रिश्ते न्यूट्रल होने चाहिए, क्लोज होने की आवश्यकता नहीं है। अब मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो बिल्कुल क्लोज होने चाहिए, क्योंकि इसके सिवा और कुछ गुजारा ही नहीं है। फिर वो कहते हैं दे नीड दिस, वी नीड दिस। भैया अपनी बात कीजिए ना, हमको क्या चाहिए नहीं चाहिए हम बताएंगे, अगर हम बोले तो समझ आता है, लेकिन आप कौन होते हैं ये बोलने वाले? दे नीड दिस, वी नीड दिस। लेकिन हाँ, एक बात तो समझ आ गई, यू डेफिनेटली नीड दिस। फिर कहा दिस इज एसेंशियल, बड़ा एसेंशियल, बड़ा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, वाटर के हिसाब से। भैया जहां तक बात है, आप कह रहे हैं कि हमें चाहिए, तो जरा देख लीजिए, आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपके यहाँ जो इंडस्ट्री एक ही तो चल रही है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, टेक्सटाइल की है। वो हमारे ही यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है तो चलती है, हमारा मार्केट मिलता है तो चलती है, हमारे ही आधे इन्वेस्टमेंट है वहाँ की इंडस्ट्रीज में तो वो चलती है। तो इट इज़ यू हु नीड अस, नॉट दी अदर वे राउंड। जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की, तो आप देख लीजिए, डेफिनेटली बहुत बड़ा बॉर्डर है, हम चाहेंगे रिश्ते अच्छे रहें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मत भूलिएगा भारत के पास 14 लाख एक्टिव फौज है, तो आप उनके साथ खड़े हैं। तो सिक्योरिटी की बात है तो वी आर वेरी वेल प्लेस्ड, हम अपनी सारी समस्याओं को स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। जहां तक बात आप कह रहे हैं वाटर की, तो हम अपर रिपेरियन स्टेट हैं, हमारे यहाँ से ही पानी आपके यहाँ जा रहा है, तो यू नीड अस नॉट दी अदर वे राउंड। तो कहीं ना कहीं आज भी अगर आप अपने लोगों को ऐसे गुमराह करना चाह रहे हैं तो ये बात जरूर जान लीजिए। आगे बढ़ते हुए कहते हैं बड़ा कठिन है, एक साथ अगर नहीं रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, बड़ा नेचुरल है कि हमारे बीच में अच्छे संबंध हों, मधुर रिश्ते हों। फिर वो कहते हैं लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कोई देश दूसरे को प्रेशर ना करे, ये रिश्ते दो सोवरेन देशों के बीच में होने चाहिए, वैसे ही हो, हम हमेशा यही प्रयास करेंगे। यानी भारत के ऊपर कहा कि आप ज्यादा बड़ा होने का हमारे ऊपर प्रेशर मत बनाइए, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रखेंगे। यही बात इन्होंने पहले भी कही थी, न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी हम रखेंगे। तो इनको कहा भी था आप भारत से पैरिटी की उम्मीद करते हैं, आप अपना साइज देखिए, फिर वो ज्योग्राफिकल हो, इकोनॉमिक हो, पॉपुलेशन के सेंस में हो, हर आधार पे हो, और फिर आप भारत की बात कीजिए, तो आप पैरिटी तो उम्मीद मत कीजिए। लेकिन हाँ, आप सोवरेनिटी की बात करते हैं तो इसी में जरा देख लीजिए सोवरेनिटी के बारे में इन्होंने क्या कहा है। इनसे पूछा गया आप तो बाइडन से मिले, क्लिंटन से मिले, क्या मैसेज मिला यूएस से? जानते हैं क्या कहा इन्होंने? सोवरेनिटी की बात अभी कर रहे थे ना, जरा सुनिए अब क्या कहते हैं। ये कहते हैं मैसेज है दे आर वेरी हैप्पी, मालिक खुश हैं, कुछ इस अंदाज में। मैं वहां गया चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश के रूप में और बड़े ही प्लीज्ड थे वो न्यू हमसे मिल के, और कहे नया बांग्लादेश आ चुका है। कुछ ऐसा ही नया पाकिस्तान इमरान खान भी बना रहे थे। खैर ये नया बांग्लादेश बना रहे हैं जो कि इमर्ज हुआ है और इस प्रकार से झप्पियां वगैरह पाते हुए दिखे। लेकिन यही थोड़ी देर पहले भारत से सोवरेनिटी और ये सब बात कर रहे हैं, और अभी जरा देखिए ये क्या कह रहे हैं। ये यूएस से वहां पे जाके बड़े खुश है, इस बात से हैं कि यूएस हमसे खुश है। आगे सुनिए, आगे सुनिए, वो कहते हैं कि भारत हमसे नाराज है, इंडिया इज डिसहार्टेंड, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं बांग्लादेश में जिनसे वो प्लीज्ड नहीं है, वो इन चेंजेस से प्लीज्ड नहीं हैं। देखिए पहली बात तो ये है, ये इशारा करना चाह रहे हैं कि जो शेख हसीना जी को हटाया गया है उससे हम प्लीज नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, शेख हसीना जी को जिस तरीके से हटाया गया और उसके बाद जो हुआ, जिस प्रकार से आपके यहाँ से आपने आतंकवादियों को मोहम्मद यूनुस ने छुड़वाया है, आप देख सकते हैं वही आतंकवादी जिन्होंने भारत की संप्रभुता अखंडता पर उंगली उठाई, कहा कि बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात करते हुए कि वो इंडिपेंडेंस घोषित कर दे। इस प्रकार की बात इनके आतंकवादियों ने की, जिनको इन्होंने छोड़ा, जिनको शेख हसीना ने जेल में रखा था। और फिर चिकन स्नैक की बात करते थे, ये मत भूल गए कि इनके यहाँ स्वयं 2 चिकन स्नैक है, भारत जिस दिन चाहे उस दिन काट सकता है। तो ये वो सब बात भूल के कह रहे हैं कि इंडिया डिसहार्टेंड है कुछ इंसिडेंट्स पर। तो ये है वो इंसिडेंट्स जिनसे इंडिया डिसहार्टेंड है। डेफिनेटली इतने सारे माइनॉरिटीज को, हिंदूज को आपने जो किया उनके खिलाफ, उनसे हम डिसहार्टेंड हैं और हमने एक्सप्रेस भी किया है। फिर वो कहते हैं कि उनको क्लियर होना चाहिए, दुनिया हमें एक्सेप्ट कर रही है, आप कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मतलब ये बताता है कि मोहम्मद यूनुस अब भारत से वैलिडेशन पाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं। इनको खटक रहा है
कि हमें भारत वैलिडेट नहीं कर रहा। इनको बड़ा दुख है इस बात का। आगे सुनिए, ये कहते हैं कि हमें भूल जाना चाहिए कुछ हुआ, वो एक लाइन है ना, हुआ तो हुआ, तो वैसे ही ये भी कह रहे हैं, हुआ तो हुआ वाली बात कह रहे हैं कि हमें कुछ मैटर्स पर भूल जाना चाहिए। क्या जरूरत है बोलने का, किसने क्या कहा, कैसे कहा, किसने क्या रिमार्क्स दिए, ये तो बस शब्द हैं। गुड रिलेशंस रखना आवश्यक है। हमारे अंदर जो हो सकता है, जो शक्ति है, उसके अंतर्गत हमको ये रिश्तों को ही, अच्छे रिश्तों को, मधुर रिश्तों को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। अब आपके यहाँ से नेता, आपके जो नेता हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं, आपके यहाँ आतंकवादी जो छोड़े जाते हैं आप ही के सरकार के द्वारा, वो भारत के चिकन स्नैक की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। आपके यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो कहते हैं कि भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर बॉम्ब हमें बना लेना चाहिए। तो वो देश अब हमें कह रहा है कि आप भूल जाइए, शब्द ही तो हैं, ज्यादा देर नहीं है, एक्शंस में भी तब्दील हो सकता है ना ये, तो हमको तो सतर्क रहना पड़ेगा। आगे सुनिए, आपको याद होगा शेख हसीना पे मोहम्मद यूनुस किस प्रकार से तल्खी से एक समय में कहा करते थे, उनको चुप रहना पड़ेगा भारत में अगर रहना है तो। जरा सुनिए अब क्या कह रहे हैं, सुर बदल चुके हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि आपने कई बार कहा है शेख हसीना जी को, उनके ऊपर, उनको अंडर ट्रायल डाला जाए, फिलहाल वो भारत में है, क्या एक्सट्रेडिशन पर बात हो रही है, क्या कुछ प्लान किया है? तो ये तो पूरा यू टर्न मार लिए, कहे कि हमें इन सब पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, जरूरी है कि हम जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करें, एक बार जुडिशियल सिस्टम रिफॉर्म हो जाएगा तो ये सारे इश्यूज आएंगे, तो जुडिशरी डिसाइड करेगी कि किसको ट्रायल में डालना है या कैसे जस्टिस मिलना है, कैसे कहाँ होना है, वो सब जुडिशरी कर लेगी। तो ये जो शेख हसीना जी पे इस प्रकार की बातें किया करते थे, अचानक से सुर, अंदाज, सब कुछ बदल चुके हैं। आगे सुनिए, इनकी मीडिया इसी इंटरव्यू में जो जिसकी बात हो रही है, ये जो अखबार है मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे जो इंटरव्यू लाइन है आप देख सकते हैं, प्रथम आलो, ये अखबार ने जो सवाल पूछा उसमें एक सवाल पूछा कि हमारे यहाँ पिछले 15 सालों में और उससे पहले भी मीडिया में इंडिपेंडेंस नहीं था, तो मीडिया के इंडिपेंडेंस के लिए आप क्या कर रहे हैं? और उस पर उन्होंने ऐसे ही घुमा फिरा के कहा कि हाँ मीडिया के लिए भी एक काउंसिल बनाएंगे और ये सब करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो मीडिया के इंडिपेंडेंस की बात करने वाले लोग हैं, इनको हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि वो 600 लोगों का क्या, जिसमें कई हिंदूज थे, अधिकतम हिंदूज थे, जिनको आपने मारा, जिनके वायलेंट प्रोटेस्ट में, जिनकी कहीं ना कहीं उन्होंने, वो उनकी जान चली गई, उनके बारे में एक सवाल नहीं पूछा गया। और ये मीडिया की बात करें दोस्तों, ये जो 600 नंबर मैं दे रहा हूं ना, ये किसी अन्य मीडिया के द्वारा नहीं, यूएन रिपोर्ट के द्वारा जो नंबर है उसकी बात हो रही है। जो हसीना लेड गवर्नमेंट के जाने के बाद 600 लोग मारे गए जिसमें अधिकतम हिंदूज थे, उनके बारे में एक सवाल नहीं पूछा गया इस इंडिपेंडेंट मीडिया से। यानी ये बताता है किस प्रकार से मीडिया कितने क्लियरली मैनिपुलेटेड है, मैनेज्ड है। जहां तक बात है मोहम्मद यूनुस के लाइन पे आने की, है ना, जैसे मोहम्मद मुइजू आए, तो वैसे ही अगर आप देखें तो यूनुस साहब को भी अभी बहुत कुछ देखना है। भारतीय लोग तो कह ही रहे हैं आप हमसे बिजली लेते हैं, बिजली जो गोड्डा का पावर प्लांट है अडानी से जाता है, वो ऑलरेडी ऑल्टरनेट ट्रांसमिशन लाइंस बनने लग गए हैं, वो बिजली भी जानी बंद हो जाएगी। हाँ, आपको जरूर, हमने एक एमओयू साइन कर लिया है, नेपाल से बिजली जाएगी, कितनी ही बिजली जाने वाली है नेपाल से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो स्वयं पावर डिफिसिट में रहता है। वहां तक बात है डीजल सप्लाई की, वो भी हम ही देते हैं, फर्दर पाइपलाइन का एक्सटेंशन हमने बंद कर दिया है, और उसमें भी डीजल हमारे ही रिफाइनरी से जा रही है। जो खाना आता है आपके यहाँ, फिर वो अनियन हो, प्याज हो, आप हिलसा बंद करके बड़ा स्वयं खुश हो रहे थे, फिर जब, है ना, जब महंगाई की मार आपके ऊपर आई, तब आपने हिलसा कहा कि हम भेज देंगे, क्यों, आपको चाहिए था फॉरेन एक्सचेंज जिसकी आपके यहाँ है किल्लत, तो तब आपकी आंखें खुली। लेकिन हमारे यहाँ से तो आप प्याज ले ही रहे हैं, वेजिटेबल्स पर, सब्जियों पर आप हमारे ही ऊपर निर्भर करते हैं। वैसे ही आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एकमात्र फंक्शनिंग इंडस्ट्री है, उसका रॉ मटेरियल कॉटन हमारे यहाँ से जाता है। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है क्योंकि उसमें हमारा निवेश है, हमारे इन्वेस्टमेंट से वो चलता है, तो वो भी उठ उठ के भारत आने लग गया है। बाकी इंडिया फंडेड इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पाइपलाइन एक्सटेंशन से लेके अलग अलग कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उन सब में तो वो सब रुकेगा। इसके सिवा ये तो फर्स्ट स्टेप में होगा। लेकिन अगर आप देखें, ये रोकना तो फिर भी थोड़ा हम सोच के रोकेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली
इस प्रकार से आपकी अर्थव्यवस्था को छेड़ना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, जब आपके यहाँ 2026 में आर्थिक विषमताएं आएंगी, तब जब आपको इकोनॉमिक नीड्स की जरूरत होगी, जैसे आज मुइजू को पड़ी है, तब आप जरूर हमारे पास आएंगे। तब मदद करना नहीं करना ये हमारे डिस्क्रिप्शन पर होगा। तो ये भी आपके लिए काफी जरूरी मैसेज है, और शायद ये बात ये समझ भी गए हैं। 2026 आएगा तो शायद भारत के पास ही इन्हें सबसे पहले आना पड़ेगा झोली लेके। तो उस वक्त की तैयारी अभी से ये करने शुरू कर रहे हैं। हाँ, अभी भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो इसमें तुनक मिजाजी है इनके इंटरव्यू में, लेकिन वो तुनक मिजाजी भी अगर आप देखें तो समय के साथ झुकना पड़ता है हर पेड़ को, तो इनको भी झुकना पड़ेगा ही, जैसे आपने मुइजू को देखा है। क्योंकि समय का मार ही कुछ ऐसा है। 2026 में जो आर्थिक विषमताएं आएंगी, इनको इसी प्रकार से वो झुकाने वाली हैं। इनकी भी जो आंखें हैं, जो बंद हो चुकी हैं, फिलहाल अमेरिका के पास गए हैं, उनको लग रहा है यूएस सपोर्ट करेगा, लेकिन उसके भी लिमिटेशंस हैं। वहां भी सरकार बदलने वाली है, और उसके बाद क्या होगा वो शायद इनको रातों को नींद इनकी उस वजह से कहीं ना कहीं उड़ चुकी है। वो समस्याएं अब इनको दिखने लगी हैं, तो भारत के बारे में इस प्रकार से ये बात कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा, 24,999 रुपए में आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिस कीमत पे आपके लिए कंप्लीट जीएस का कोर्स है, सीसैट का कोर्स है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है। दोस्तों एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप किसी भी बैच को देख सकते हैं। आप जो चाहे इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देखिए, हिंदी में देखिए, 2026 का बैच देखिए, 27 का बैच देखिए, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कोर्सेज भी आते हैं, जैसे मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, आप ये देखिए। सब कुछ आपको मिलेगा यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में। दोस्तों लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये कीमत बढ़ जाएगी, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। यूज द कोड KC10, और इसके लिए आप निश्चिंत होकर जुड़े, क्योंकि जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल रही है। दोस्तों अफोर्डेबल ईएमआई ऑप्शन है, इसके लिए आपको अगर अवेल करना है तो आप यहाँ पे कॉल करें, 5 बार 85 नंबर को दबाएं, और आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती हैं, डेली आंसर राइटिंग है, 20 GS PDF बुक्स हैं। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये अगर आपने ले लिया आपको और कुछ नहीं चाहिए, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10। बाकी अफोर्डेबल ईएमआई ऑप्शन के लिए 5 बार 85 पर कॉल करें, नीचे दिए गए पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें।